गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोग बात कर रहे थे आहार नाल पर, जिसमें हम लोग दांत पढ़ रहे थे। कुछ बच गया था। बात हो रही थी वयस्क मानव के दंत सूत्र की। इसमें हमने बताया था दंत सूत्र बराबर होता है ऊपरी जबड़े का आधा भाग बटा निचले जबड़े का आधा भाग, जो कि था C इक्वल टू 2/2 I 2/2 C 1/1 प्रीमोलर 2/2 M था 3/3। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो फिगर कुछ ऐसे है। ऊपरी जबड़ा, ये निचला जबड़ा, ये उनका आधा। कैनाइन इंसिजर 2, कैनाइन 1, प्रीमोलर 2 और मोलर 3। ये निचले जबड़े का है, सामने के दांत। इस तरह से ये हमारा सूत्र हो जा रहा है 8/8 इंटू 2 इसलिए लिखा क्योंकि एक ही तरफ था, दूसरी तरफ से लिख लेंगे तो ये हो जाएगा इसका डबल जस्ट। तो इधर हो जाएगा 16/16 बराबर दोनों को, ये भी 16 ये भी 16, तो ये हो जाएगा 32। पूरा का देख लीजिए। तो ये 3 चौड़े वाले दांत हैं ये, ठीक है। बस दंत सूत्र को हमने फाइनल नहीं किया था, इसको हम लोग देख लेते हैं मानव का दंत सूत्र। अब अगला टॉपिक आता है आपका लार एवं लार ग्रंथियां। लार एवं लार ग्रंथियां, सलाइवा एंड सलाइवरी ग्लैंड। देखिए, मानव शरीर में प्रतिदिन लगभग 1.5 से 2 लीटर लार हमेशा बन रही होती है, जिसमें 90% जल होता है और शेष 10% एंजाइम्स होते हैं, जो कि क्षारीय हैं। जब पोषण पढ़ेंगे पाचन, तब एंजाइमों के बारे में बात होगी। सबसे पहले हम लोग लार को देख लेते हैं। लार क्या है? लार यह हमारे मुख गुहा, जिसे हम कह सकते हैं बको कैविटी, कल बात हो रही थी, उसको अंदर से गीला बनाए रखती है। यह मुख गुहा को गीला बनाती है, गीला
बनाए रखती है। दांत, जीभ और कपोलों। कपोलों से हमारा मतलब निकलता है गाल के भीतरी भाग की सफाई का कार्य भी करती है और साथ ही साथ जब हम लोग भोजन करते हैं, यानी कि भोजन के समय लार की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण हमारे भोजन में भोजन को चिकनाई मिलती है और भोजन के घुलने में मदद और रासायनिक विबंधन का कार्य। रासायनिक विबंधन से मतलब हम लोग का होता है जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ने का कार्य, जो कि हमारे पाचन का परिभाषा भी है। विबंधन का कार्य भी करती है। ये हो गया लार का कार्य। अब हम लोग सलाइवरी ग्लैंड देख लेते हैं, लार ग्रंथियां। वैसे तो लार ग्रंथियां दो प्रकार की होती हैं, जिनमें एक हमारी कहलाती है लघु या सहायक लार ग्रंथि। इनको हम लोग माइनर आर एसेसरी सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं। लघु जैसा है, लघु से मतलब ये होता है कि छोटी हैं तो इनका कार्य भी छोटा सा ही होता है, कम ही होता है। ये करती क्या है, इनका वर्क देख लीजिए। कार्य में ये होठों, यानी कि ये मुख के अंदर रहती हैं, या होठों, कपोलों से मैंने बता दिया है इनर पार्ट ऑफ चिक्स, यानी कि गाल का भीतरी हिस्सा जो अंदर साइड में है। कपोलों तथा जिह्वा मतलब जीभ के ऊपरी श्लेष्मिक परत द्वारा स्रावित होती रहती है। ठीक है, ये हो गई हमारी। ठीक है, और थोड़ा थोड़ा हमेशा बन रहा होता है, ये हमेशा बनती रहती हैं। उसके बाद हमारा जाता है लघु हो गया, उसके बाद हमारे आ जाएंगी बृहद लार ग्रंथि, मेजर आर मेन सलाइवरी
ग्लैंड। मेजर और मेन सलाइवरी ग्लैंड का मतलब है कि ये प्रमुख रूप से कार्य करती हैं और ये 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, इनको भी देख लीजिए। अक्सर परीक्षा में पूछ जाता है कितनी होती हैं, तो आप ये जानिए ये 3 जोड़ी 3 पेयर में होती हैं, जिससे इनकी संख्या हमें 6 बनती है। कौन कौन है इनको भी देख लीजिए। पहला है अधो जिह्वा, जिनको हम लोग सब लिंगुअल सैलाइवरी ग्लैंड कहते हैं। दूसरा है अधो हनु, इसको सब मैंडिबल कहा जाता है, सैलाइवरी ग्लैंड। और इन्हें कर्णमूल, तीसरा कर्णमूल, इसको पैरोटिड सैलाइवरी ग्लैंड कहते हैं। इन सबकी संख्या 2-2 होती है, इसलिए ये टोटल हमारे 6 हो जाते हैं। कैसे व्यवस्थित होती हैं, इनको फिगर से हम लोग क्लियर कर लेते हैं। पहली है अधोजिह्वा, तो ये हो गया मानव का ऊपरी जबड़ा और ये हो गया निचला जबड़ा। यहाँ पर ये दांत क्रम से व्यवस्थित हैं। यहाँ पर भी दांत क्रम से व्यवस्थित हैं। सबसे पहले आती है अधोजिह्वा, तो जीभ यहाँ पर है, तो जीभ के नीचे ही यहाँ पर ये रहेगी कौन सी, अधोजिह्वा। एक और चीज़ देख लीजिए, जो लघु लार ग्रंथियाँ थीं वे सब मुंह के अंदर ही थीं, लेकिन बृहद लार ग्रंथियाँ ये मुंह से बाहर की ओर होती हैं। दूसरा है सबमैंडिबल, ये इधर होता है। और तीसरा है कर्णमूल। कर्णमूल मतलब कि अधो हनु मीन्स होता है जबड़ा, तो ये जबड़े के नीचे है, ये जीभ के नीचे है। और कर्णमूल पैरोटिड ग्लैंड, यह कान के पास मिलेंगी। ये कान हो गया। तो जहाँ पे मानव कान का जड़ होता है, ठीक इसी के सटे हुए ये ग्रंथि होती है।
तो पैरोटिड ग्लैंड जो है यह शरीर की सबसे बड़ी सैलिवरी ग्लैंड कही जाती है। ये क्या होती है? शरीर की सबसे बड़ी। अब बात आती है जैसे यहाँ पहुँचेंगी तो जो पैरोटिड ग्लैंड है यह एक नलिका द्वारा खुलती हैं सेकेंडरी मोलर। मोलर दांत पढ़े थे आप लोग, प्री मोलर एंड मोलर। तो मोलर का दूसरा दांत के ऊपर खुलती है। जिस नलिका द्वारा यह खुलती है इस नलिका को हम लोग नाम देते हैं स्टेनसेंस डक्ट। स्टेनसेंस डक्ट कहा जाता है। स्टेनसेंस डक्ट कहा जाता है। और सबलिंगुअल एंड सबमैंडिबल ये दोनों एक ही नलिका के द्वारा आगे के कैनाइन दांत के नीचे खुलती हैं। ये ऐसे बनती हैं। इस नलिका को नाम देते हैं वार्टन्स डक्ट। ठीक है, वार्टन डक्ट द्वारा किसके सबमैंडिबल एंड सबलिंगुअल। ऊपर वाली सबलिंगुअल हो गई, ये हो गई सब मैंडिबल सलाइवरी ग्लैंड। और ये सलाइवरी ग्लैंड और ये पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड। ठीक, तो ये हो गया हम लोग का लार ग्रंथियां। अगला टॉपिक आता है ग्रास नाल ऑसोफेगस। अगला है आपका टॉपिक ग्रास नाल। ग्रास नाल में को हम लोग कोई ऑसोफेगस भी कहा जाता है। ऑसोफेगस की स्थिति ये है कि यह लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी और 25 से 30 मिलीमीटर मोटी होती है। अभी हम लोग जस्ट फिगर देख रहे थे यहाँ तो यह हम लोग का माउथ का पार्ट था, लिप्स।
माउथ बकल कैविटी, और पीछे पैलेट एंड वुल्वा था, और जहाँ पे पैलेट और वुल्वा का लास्ट भाग आता है वहीं पे ये नासल पासेज, मतलब कि ये नासा मार्ग यानी कि श्वास मार्ग आके मिलता है। जिस स्थान पर ये दोनों मिलते हैं वो गुहा में आके यह भाग कहलाता है ग्रसनी, जिसे हम फेरिंग्स कहते हैं। यहीं पर हम लोग का श्वास नाल और ग्रास नाल अलग हो जाता है। आगे की ओर ये श्वास नाल जिसे ट्रैकिया कहा जाता है, और जस्ट पीछे इसके हम लोग का होता है ग्रास नाल। ये है ट्रैकिया जिसे हम लोग श्वास नाल कहेंगे, और पीछे है यहाँ पर ऑसो फेगस, ऑसोफेगस, जहाँ पर क्योंकि दोनों मार्ग एक ही हैं इसलिए ऑसोफेगस के ठीक ये श्वास नाल के ठीक ऊपर यहाँ पर एक ढक्कन नुमा आकृति होती है उपास्थि की बनी, जो कि भोजन करते समय, पानी पीते समय हमारे इस श्वास नाल को बंद रखता है। बाकी टाइम खुला रहेगा, लेकिन जब हम भोजन करेंगे या पानी पिएंगे उस समय यह घाटी ढापन कहते हैं इसको। घाटी ढापन इस ट्रैकिया को एपिग्लॉटिस, घाटी ढापन एपिग्लॉटिस कहा जाता है। इसको बंद करने काम करेगा। श्वास नाल करता क्या है कि हमारे हृदय के पीछे से होता हुआ यह डायफ्राम को भेदता हुआ खुलता है जाकर आमाशय में। अगर हम ग्रास नाल की भीतरी दीवार को देखें तो इसके भीतरी दीवारों में श्लेष ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो कि श्लेषों का श्रावण करके इसके भीतरी दीवार को चिकना बनाए रखती है, जिससे भोजन ग्रसनी से पीछे जाने के बाद सुगमता से फिसलता हुआ आमाशय में पहुंचता है। हमारे ग्रास नाल की एक और विशेषता है कि अगर इसकी पूरी लंबाई 25 सेंटीमीटर को लिया जाए तो इसे हम तीन तिहाई भागों में बांटते हैं। प्रथम जो तिहाई भाग होता है यह रेखित पेशियों का बना होता है। दूसरा तिहाई भाग, फर्स्ट 1/3, सेकेंड 1/3 भाग रेखित और अरेखित दोनों होता है, जबकि पिछला 1/3 भाग यह अरेखित होता है मानवों में। आप लोग पेशियाँ पढ़ाए हैं, आप लोग जान ही रहे हैं रेखित पेशियाँ किन्हें कहते हैं। रेखित पेशियाँ वे होती हैं जो मानव के या जीवधारी के नियंत्रण में काम करती हैं, और अरेखित पेशियाँ वे होती हैं जो मानव के नियंत्रण में कार्य नहीं करती हैं। लेकिन जो जंतु शाकाहारी होते हैं या जो जुगाली, खासतौर से जुगाली जो करते हैं, उनका पूरा का पूरा ग्रास नाल रेखित पेशियों का बना होता है, जिसके कारण एक बार खाए गए भोजन को वह दोबारा निकालकर अच्छे से चबाकर फिर से अपने दूसरे आमाशय में डालने का कार्य करते हैं। तो आज का टॉपिक यहीं तक हुआ। कल हम लोग आगे बढ़ेंगे आमाशय में।